हेलो, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशनों के बारे में, समझेंगे चंद्रयान मिशन कब कब भारत ने लॉन्च किया था। तीनों मिशनों को हम समझेंगे। उसके साथ ही जो अंतरिक्ष में जो कचरा जाता है, वो जो कचरा कहाँ घूमता है, उस कचरे के बारे में हम लोग देखेंगे। इसरो के बारे में भी हम जानकारी थोड़ी सी देखेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे हम लोग GSLV, PSLV क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कहीं आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में कई तारे हैं, कई अरबों तारे हैं। इस तारे में हमारा एक सौर मंडल है और इस सौर मंडलों में कई ग्रह उपग्रह है। तो इन ग्रहों में हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसी का एक उपग्रह है चंद्रमा। उस चंद्रमा जो कि पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों होड़ मची हुई है यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने की। तो उसके बाद तो साथियों, हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी मिशन होते हैं वो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को साइकिल से एक जमाना था, साइकिल से रॉकेट ले जाता था, अब बड़े वाहनों से ले जा रहा है। अब चंद्र मिशन, हमारे भारत में जो चंद्र मिशन शुरू होता है वो इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन शुरू किए गए थे। इसरो चंद्रयान मिशन प्रथम चंद्रयान था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। इसको जो ले जाने वाला रॉकेट था PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, यह ध्रुवीय कक्षा में इसे स्थापित किया गया था। इसके जो उद्देश्य है वो देखेंगे कि चंद्रयान प्रथम जो गया था उसके क्या क्या उद्देश्य रहे थे। चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, फिर चंद्रमा की सतह पर जो दरारें, जो भ्रंश है, उसके संबंध में रिसर्च करना, इसके मुख्य उद्देश्य है। यह अपने उद्देश्यों को, सभी मिशनों को प्राप्त करा था और ये कहीं न कहीं सफल रहा था और पानी की उपस्थिति का पता लगाया था। और ये पहला ऐसा मिशन था चंद्रमा पर दुनिया में जो पानी की उपस्थिति का पता लगाया था और पूरी दुनिया को पता चला। इस मिशन ने अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर पहली बार चंद्रमा पर पानी है इस तरह की जानकारी पूरी दुनिया को दी थी। तो यह मिशन सफल रहा था। अब यहाँ से आगे बढ़ा था। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद पूरी दुनिया चांद की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हुई है। उसी की तरह हमारा एक अगला मिशन था चंद्रयान 2। दोस्तों, अगले मिशन की बात करते हैं चंद्रयान 2 की। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसे लॉन्च किया गया था। इसकी जो लागत है दोस्तों, कहा जाता है कि हॉलीवुड फिल्म से भी कम रहती है कि जो लागत में बना दिया गया था इस रॉकेट को। 978 करोड़ इसकी लागत थी। GSLV MK3 जो रॉकेट था हमारा बाहुबली, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट में 3 मॉड्यूल्स थे। पहला ऑर्बिटर जो पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा, दूसरा यहाँ पर लैंडर था जो कि लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, तीसरा यहाँ पर रोवर जो कि लैंडर में से निकल के चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा। यह जो हमारा मिशन था यह आंशिक रूप से असफल हुआ था क्योंकि लैंडर जब लैंड कर रहा था चंद्रमा की सतह पर, उससे पहले 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारे लैंडर से संपर्क टूटने के बाद हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक थे के सिवान साहब उस समय भावुक हुए थे और पूरा देश उस समय में इसरो के चेयरमैन और इसरो की टीम के साथ थे। उस समय में हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस समय में सांत्वना देने के लिए उन वैज्ञानिकों के साथ थे। फिर उस समय में उन्होंने डिसाइड करा था, चंद्रमा से कहा था इन्होंने कि इस बार तो असफल हुए लेकिन अगली बार जरूर हम आएंगे। उस तरह से ये हमारा आंशिक रूप से विफल हुए थे। हमारा लैंडर जो था उससे संपर्क हमारा टूटा था, लेकिन ऑर्बिटर जो है, ऑर्बिटर हमारा आज भी काम कर रहा है। तो ऑर्बिटर अभी भी चल रहा है हमारा ऑर्बिटर। तो ये हमारा रोवर, तो ऑर्बिटर स्थापित हो गया तो पृथ्वी की कक्षा में। उसके बाद में जो बचता है लैंडर को हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले थे। भारत एकमात्र ऐसा देश जो था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा था। अभी तक कोई भी देश इस ध्रुव पे नहीं गया हो। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था हमें। तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने से पहले ही हम 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारे लैंडर से संपर्क टूट गया था और यह कहीं न कहीं आंशिक रूप से विफल हुआ था। हमारा जो ऑर्बिटर है अभी भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था और वह हमें बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवा, आकृतियां बनी हुई है और स्थल आकृतियों रिसर्च करना
मिट्टी की भौतिक संरचना, चंद्रमा की सतह पर मिट्टी है, इस मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना है उसका रिसर्च करना था इस मिशन का मुख्य उद्देश्य रहे हैं। यह मिशन दोस्तों जीएसएलवी और पीएसएलवी क्या होता है हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। पीएसएलवी जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट को ले जाता है। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भूमध्य रेखीय जो है उसके समानांतर ग्रहों को ले जाता है और वहां पर इनकी कक्षा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग चंद्रयान 3 की, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था। और यही ऐसा मिशन है, यही चंद्रयान ऐसा 3 जो बनाया गया है, इसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि कभी विफल हो ही नहीं सकता है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कहना है। तो मिशन चंद्रयान की शुरुआत करते हैं हम लोग, इसके बारे में जानकारी देखते हैं कि क्या था ये। चंद्रयान 3 जो था उसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि वहीं से लॉन्चिंग हमारा स्टेशन वहीं है, वहीं से लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान 2 का अपग्रेडेड मॉडल है, उसी का अपग्रेडेड मॉडल है, उसी का आगे अपग्रेड करके हमने दूसरा जो ले जाने वाला जो हमारा बाहुबली रॉकेट है वो LV-M3M4 है। यह ले जाएगा हमारे चंद्रयान 3 को। इसमें 3 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, प्रपल्सन मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। अब प्रपल्सन मॉड्यूल जो है चंद्रमा की कक्षा में गति करेगा और लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा। अब सॉफ्ट लैंड होने के बाद में जो रोवर है, इसमें से इस लैंडर में से रोवर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर जाएगा। अब ये लैंडर लैंड करेगा सॉफ्ट लैंड। अभी तक जो हमारे जो मिशन रहे हैं वो सॉफ्ट लैंड के रहे हैं। और दूसरा ये कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हम लैंड करवा रहे हैं, जहां तक अभी भी कोई भी देश वहां पर सफल नहीं हुआ है और कोई ऐसे देश नहीं हो। यदि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यदि इस लैंडर को उतारते हैं तो भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जहां पर हम इस तरह के मिशन को हम उतार रहे हैं। तो हमारा पहला काम तो है सॉफ्ट लैंडिंग। हमारे मिशन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। फिर अगला जो उद्देश्य हमारा रहेगा रोवर को वहां पर घुमाना, चंद्रमा की सतह पर रोवर को घुमाना। उसके बाद में वहां परीक्षण करना, पानी और जो खनिज तत्व है, सोडियम, मरकरी, जितनी भी चीजें वहां पर उनका रिसर्च करना, इसका मेन उद्देश्य रहेगा यहाँ पर इस मिशन का। जो चंद्रयान 2 गया था उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी कार्य कर रहा है, इसलिए हम चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वही ऑर्बिटर हमें जानकारियां देगा। क्योंकि लैंडर ऑर्बिटर को, जैसे रोवर जाएगा, रोवर लैंडर को जानकारी देगा, लैंडर जो है ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर जो से हमें जो जानकारी मिलेगी वो पृथ्वी तक मिलेगी। हमारा जो इसरो है, हमारा संस्थान है, वहां पर हमें जानकारी मिलेगी इस तरह की। अब इसमें बदलाव क्या क्या किया गया था, जो पिछला हमारा चंद्रयान 2 गया था उससे हमने सीख लेकर इसमें बदलाव क्या क्या किया था। अब इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कि इसमें फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। लैंडर जो हमारा, उसमें फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, बड़े बड़े सेंसर। इसने तकनीक डेवलप की है कि लैंडर जो लैंड करेगा, अगर वहां पर कुछ तकनीकी खराबी रही तो वो अपनी जगह चेंज कर लेगा, ठीक है, और समय में भी ये परिवर्तन कर लेगा। तो इस तरह से इसमें बदलाव किए गए, सोलर पैनल लगाए गए बड़े बड़े, जो लोग को एनर्जी मिलेगी इनको, इस तरह से बदलाव किया गया। उद्देश्य हम देखेंगे, इसके उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य इसमें है कि उद्देश्य सॉफ्ट लैंड करवाना। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव है, अभी तक कोई देश नहीं गया है दक्षिणी ध्रुव पर, और भारत एकमात्र ऐसा देश होगा यदि हम सफल हुए तो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। तो पहला उद्देश्य होगा सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर उतर कर वहां पर विभिन्न खनिज है, मिथेन, अमोनियम, सोडियम, मरकरी, उनका रिसर्च करना, रासायनिक संगठनों का रिसर्च करना। दोस्तों अंतरिक्ष कचरा, जो हमारे रॉकेट जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं और विभिन्न ग्रहों के ऊपर हम लोग ले जाते हैं, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, आधे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स जैसे कुछ ऑर्बिटर वगैरह होते हैं, फिर जो रॉकेट जाते हैं उस रॉकेट का कुछ मलबा रहता है, वो पृथ्वी की कक्षा में आसपास घूमता रहता है, ये वहीं पे घूमता रहता है, कहीं नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे रहता है। लेकिन आशंका जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, इस तरह से यदि कुछ टूटता है वहां से, पृथ्वी की कक्षा से, तो अन्य जो हमारे सैटेलाइट जो जा रहे हैं उनमें बाधा उत्पन्न होगी। जो हमारे सैटेलाइट जो हमारे काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दुविधा होगी, उनकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये कचरा इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व ही इस तरह का है, ये वही नष्ट हो जाता है।
तो इसलिए भी ये नीचे नहीं आ पाता है। तो एक ये कारण भी हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।